बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5वें लेक्चर में हम 73 के कॉन्स्टिट्यूशन का बाकिया हिस्सा पढ़ेंगे, क्योंकि 73 का आइन राजुल वक्त है। कई तरमीम 23 तरमीम से ज़ायद हो इसमें हो चुकी हैं, लेकिन 73 के आइन में जो 8वीं तरमीम की गई, उस 8वीं तरमीम के बाद इसकी शेप में तब्दीली आ गई। पहले 8वीं तरमीम से पहले तमाम तर इख्तियारात वज़ीर आज़म को और उसकी काबीना को हासिल थे, लेकिन 8वीं तरमीम के बाद सदर और वज़ीर आज़म के इख्तियारात में तवाज़ुन पैदा कर दिया गया। बाज़ाहिर तो ये तवाज़ुन है, बराबरी है, लेकिन आईनी माहिरीन इस पर तबसरा करते हुए कहते हैं कि 1973 के आइन में इस हद तक तब्दीली कर दी गई, इस हद तक इसके होलिये में तब्दीली आ गई कि अब ये इस तरह से इसे कहा जा सकता है कि जैसे औरत को मर्द के कपड़े पहना दिए जाएं। और आइन के बहुत सारे हिस्सों को, बल्कि पूरे ही आइन को, अगर हम ये कहें कि पूरे ही आइन को 8वीं तरमीम ने मुतासिर किया, इस्लाहात हुई, इस्लामी दफ़ात शामिल की गई, इस्लामी ज़ाब्ता हयात और नज़रिया इस्लाम को शामिल किया गया, तो ये दुरुस्त होगा। इससे पहले हमने इस्लाम की नोयत, यानी इस आइन की इस्लामी नोयत, हिकमत अमली के उसूल, 2 ऐवानी मुकन्नना, ऐवान ज़ेरी और ऐवान बाला के बारे में, और वफाकी निज़ाम, उसके आर्टिकल 7 और 90 के बारे में, सरकारी मज़हब आर्टिकल 2 के बारे में, और अदलिया की आज़ादी और उसके तरीक़ाकार आर्टिकल 175 और आर्टिकल 203 के बारे में पढ़ा। अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ आर्टिकल 36 के तहत दिया गया। इसके बाद उसको अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ को के बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले अक़लियतों के बारे में ये वज़ाहत कर दी जाए कि अक़लियत, कोई भी अक़लियत अपने आप को मुसलमान नहीं लिख सकता, बल्कि वो इस्लामी कवानीन के ताबे रहेगा, ममलकत के कवानीन के ताबे रहेगा, और अपने मज़हब के बारे में वो वहाँ अक़लियत लिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो आता है वो 73 के आइन में एक इज्तिहाद है उम्मत मुस्लिमा का, उम्मत मुस्लिमा का इज्तिहाद है जो हमारे मुंतखब करदा मुस्लिम नुमाइंदों ने किया। इज्तिहाद
वो करते हैं जो मुजतहिद हों, जो कुरान और हदीस और अरबी की लुगत से, अरबी ग्रामर से वाकिफ़ हों और उबूर रखते हों। कुरान हकीम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, उसमें हर चीज़ बयान कर दी गई। चंद चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी अक्ल से बालातर हैं या हमारी समझ में ना आई। कुरान हकीम की मुकम्मल ताबीर व तशरी हदीस नबवी की सूरत में हमारे पास मौजूद है। सीरत तैयबा ताबीर व तशरी है और उसमें भी उस वक्त कोई ऐसे मामलात इस हद तक ना पहुँचे हों। हालांकि मुस्लिम कज़्ज़ाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पैदा हुआ था और उसने झूठी नबूवत का दावा किया और वो ज़लील और रुस्वा होकर मरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरी उम्मत में बहुत से कज़्ज़ाब झूठे पैदा होंगे, झूठा दावा करेंगे, लेकिन वो ज़लील और रुस्वा होकर मरेंगे। तो इस सदी का यानी वो चीज़ें जो हमारे सामने मुकम्मल तौर पर मौजूद नहीं थी, उसके लिए ये इस्लाम में तरीक़ाकार बयान किया गया है इज्तिहाद का, और इज्तिहाद के लिए शराइत ये रखी गई हैं जो मुजतहिद करेगा। तो इस सदी का ये सबसे बड़ा इज्तिहाद था कि जो मुसलमानों के नुमाइंदे मुसलमानों ने मुंतखब करके असेंबली में भेजे, उन्होंने फितनाए कादियानियत को हमेशा के लिए दफन कर दिया और कादियानियों को अक़लियत और गैर मुस्लिम करार दिया गया। कादियानी ग्रुप, लाहौरी ग्रुप, अहमदी ग्रुप और उन जैसे जितने भी कज़्ज़ाब हैं उनको अक़लियत और गैर मुस्लिम करार दे दिया गया। कादियानी गैर मुस्लिम करार पाए मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद और उसके पैरों जो झूठे नबूवत के दावेदार थे और अपने आप को नबी कह रहे थे। उस फितने को 8वीं तरमीम में, उस फितने को कॉन्स्टिट्यूशन 73 की एक तरमीम में मंजूर कर लिया गया और 8वीं तरमीम के मुताबिक उसे पुष्ट पनाही हासिल हुई और इस फितने को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। आइन के अंदर ही आइन के बीच में मुसलमान की तारीफ बयान कर दी गई। सरकारी मज़हब के साथ साथ मुसलमान की तारीफ बयान कर दी गई कि सिर्फ वो शख्स मुसलमान है जो अल्लाह ताला की वदानियत और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातिमुल नबीन तस्लीम करता हो। इसके अलावा जो लोग कुरान और हदीस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह को नहीं मानते,
वो अक़लियत और गैर मुस्लिम हैं। कादियानियों को अक़लियत करार देने के बाद बाकायदा से कानून साजी के ज़रिए ये फैसला किया गया कि वो अपने नाम के साथ अक़लियत लिखेंगे, वो मुसलमान नहीं लिख सकते। पैदाइश के इंदराज बर्थ सर्टिफिकेट में भी वो अक़लियत लिखेंगे, अपने शनाख्ती कार्ड में भी वो अक़लियत लिखेंगे, वोटर लिस्ट में भी वो अक़लियत लिखेंगे और पासपोर्ट वगैरह में भी वो अपने आप को अक़लियत लिखेंगे। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उस सूरत में ये हुक्म दिया गया कि उनके खिलाफ मुतल्लिका पुलिस को इत्तला दी जाए और उन्हें बाकायदा कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी और उन्हें सख्त सज़ा दी जाएगी। तो गोया बाकायदा से कादियानियों को अक़लियत करार देने के बाद इस पर एक ज़ाब्ता बना दिया गया, कानून साजी कर दी गई ताकि कोई गैर मुस्लिम कोई फितना जो है वो पैदा ना हो और ना ही जो है मुसलमानों को, सादा लो मुसलमानों को जो है वो वर्गलाया जा सके और ना उन्हें दौलत की लालच देकर या दूसरे किसी समाजी व अखलाकी बुराइयों में मुतासर किया जाए। नेक्स्ट आता है संगीन गद्दारी। ये पहली बार हुआ है। इससे पहले 56 के कॉन्स्टिट्यूशन में, 62 के कॉन्स्टिट्यूशन में, दोनों दसातीर में, दोनों कॉन्स्टिट्यूशंस में आइन को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं था। आइन को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं था। यही वजह है कि पहला आइन 58 में मार्शल लॉ की नज़र हो गया, उसे तोड़ दिया गया और फिर दूसरा आइन 69 में दूसरे मार्शल लॉ की नज़र हुआ और वो तोड़ दिया गया, क्योंकि उन दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं था। और आर्टिकल 6 के मुताबिक 73 के कॉन्स्टिट्यूशन को आइन के अंदर ही तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया, जो संगीन गद्दारी के उन्वान से, टाइटल से ये तहफ़्फ़ुज़ था, जो आर्टिकल 6 के तहत बयान है। कोई शख्स या इदारा इस आइन को नहीं तोड़ सकता। अगर कोई शख्स या इदारा इस आइन को तोड़ने की कोशिश करेगा तो वो संगीन जराइम, संगीन बदउनवानी का मुर्तकिब होगा और इसकी कम अज़ कम सज़ाए मौत होगी। यही वजह है कि 73 के कॉन्स्टिट्यूशन जब 77 में जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया तो उस वक्त इसको नहीं तोड़ा गया, नहीं तोड़ा जा सका, क्योंकि आइन के अंदर ही आर्टिकल 6 के तहत इसको ज़मानत दी गई थी। फिर मार्शल लॉ
के दौरान मार्शल लॉ लगते ही इस आइन को सस्पेंड कर दिया गया, मुअत्तल कर दिया गया, आर्जी तौर पर बंद करके रख दिया गया और तोड़ा ना जा सका। बिलाखिर 1985 में जब इस आइन को बहाल किया गया, बहाली आइन मजरिया 1985 8वीं तरमीम के तहत इसमें चंद इस्लामी तरामीम और रद्द बदल के बाद इस आइन को दोबारा नाफिज कर दिया गया। तो गोया आइन को 73 में पहली बार जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बराए रास्त इंतखाब। बराह रास्त इंतखाब का तरीक़ाकार राइज कर दिया गया, जिसके मुताबिक आर्टिकल 222 और 226 के मुताबिक इस तरीक़ाकार में एक बालिग फर्द शहरी एक वोट के ज़रिए अपने नुमाइंदे चुनेंगे और वो मुंतखब होकर अपनी आवाम की नुमाइंदगी, उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और हुकूक और फ़राइज़ के लिए, क्योंकि आइन बेसिकली तौर पर शहरियों और हुकूमत के माबैन ताल्लुकात का नाम है, जो उन दोनों के दरमियान हुकूक और फ़राइज़ का तयन करता है। जहाँ एक के हुकूक ख़त्म होते हैं उसके फ़राइज़ शुरू हो जाते हैं, जहाँ दूसरे के हुकूक ख़त्म होते हैं उसके फ़राइज़ शुरू हो जाते हैं। तो ये एक फ़र्द एक वोट के ज़रिए मुंतखब करे। लेकिन इससे पहले वाले आइन 62 में बिलवास्ता और बिलावास्ता एक तरीका इंतखाब राइज था, लेकिन इसमें 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है बराह रास्त इंतखाब का तरीक़ाकार राइज किया गया और 8वीं तरमीम बहाली आइन 1985 के मुताबिक भी इसको जो है बरकरार रखा गया, इसी तरह से रखा गया। बराह रास्त इंतखाबात के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो आता है इजाज़ात की मनसूखी। इस आइन में 73 के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये बयान है, ये लिखा गया है कि जो तमाम सरकारी एजाज़ात मुल्की और गैर मुल्की कारकर्दगी पर लोगों को दिए गए हैं, शहरियों को दिए गए हैं, जो इनामात हैं, एजाज़ात हैं, निशानात हैं, उन सब को मनसूख कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। लेकिन ये एजाज़ात टू 259 के मुताबिक मनसूख हुए। इसमें यह बयान है कि मां सवाए शुजात, बहादुरी, फौजी एजाज़ात के दिगर तमाम एजाज़ात मनसूख कर दिए गए हैं, ख़त्म कर दिए गए हैं। अलबत्ता फौजी, बहादुरी, शुजात, जंगे जो एजाज़ात दिए गए हैं वो बरकरार रहेंगे। ये 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में
ये पहली बार इस तरह से किया गया और ये बताया गया कि एजाज़ात को मनसूख कर दिया गया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्राइवेट फौज की ममानियत ममनू। आर्टिकल 256 के मुताबिक कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसा गिरोह, कोई तबका अपनी ऐसी फौज, ऐसी फोर्स, ऐसा जत्था नहीं बना सकता जो असलहा से लैस हो, जो लड़ने की सलाहियत रखता हो, जो जंगी सलाहियत रखता हो। ख़ास तौर पर जैसे बलूचिस्तान के कवाली इलाके सरदारी निज़ाम के तहत हर सरदार ने अपनी अलग फोर्स, अपने अलग जत्थे बना रखे थे, जिनको बाज़ मुल्क दुश्मन अनासिर भी इस्तेमाल कर सकते थे या करते थे। इसके साथ साथ पीर पगारा की हुर फोर्स काबिल ज़िक्र है कि वो एक जंगी सलाहियत रखती थी, वो एक कैफियत का नाम है, वो एक नज़रिए और अकीदत का नाम था जो पीर पगारा की अफकार, नज़रियात पर अमल पैरा थे और वो बाकायदा से अस्करी सलाहियत रखते थे। फिर इसके साथ हमारे कवाली इलाके सरहद एजेंसीज़ में जो एजेंसीज़ थी या जहाँ बड़े सरदार थे, खान लोग थे, उनके यहाँ भी ये जत्थे मौजूद थे। और फिर पंजाब के अंदर भी इस तरह के ग्रोह और ग्रुप मौजूद थे और सिंध के अंदर भी चंद लसानी तंजीमें भी बलोच तंजीमों की तरह लड़ने की सलाहियत रखती थी। उन तमाम को इस आइन में मना करार दे दिया गया। इस आर्टिकल के मुताबिक 256 के मुताबिक कोई शख्स, कोई गिरोह, प्राइवेट फौज या दस्ता या जत्था जो लड़ने की सलाहियत रखता हो नहीं बनाया जा सकता। ये तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज कलदम थी। बाद में एक इजाज़त के ज़रिए, इजाज़तनामे के ज़रिए लाइसेंस हासिल करने के बाद और उस सिक्योरिटी की जो पुलिस अदा करती थी बैंकों में या दूसरे इदारों में, वो एक लाइसेंस याफ्ता तरीक़ाकार के मुताबिक ये फोर्सेस बनाई गई। लेकिन इनके पास जो असलहा होगा वो रजिस्टर्ड होगा और लाइसेंस याफ्ता होगा। बग़ैर लाइसेंस के कोई शख्स या इदारा असलहा नहीं रख सकता और जो लड़ने की सलाहियत रखता है। कानून की हाकमियत 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी और 8वीं तरमीम के बाद भी आर्टिकल 5 के मुताबिक पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर कानून की हाकमियत होगी, जिसकी वजाहत आर्टिकल 5 में कर दी गई है। और कोई शख्स, किसी शख्स या इदारे या जत्थे या गिरोह को या तबके को, हाँ वो मजहबी ग्रुप हो, लसानी ग्रुप हो, सियासी गिरोह हो
और गुरूही फिशार हो, उसको ये इजाज़त नहीं मिल सकती कि वो कानून की खिलाफ वर्जी करे या अपनी मनमानी करे, बल्कि जो रियासती मजवज़ा कवानीन हैं, जो आइन के मुताबिक कवानीन हैं, जो तरीक़ाकार आइन में बयान कर दिया गया है, उसके मुताबिक बिला इम्तियाज़ शहरियों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इसमें कानून की मुकम्मल तौर पर जो है वो हाकिमियत दी गई। इसके साथ साथ कानून की हाकिमियत के साथ बुनियादी हुकूक की भी वजाहत और सिरात की गई। बुनियादी हुकूक तमाम शहरियों को बिला इम्तियाज दे दिए गए कि तमाम शहरी तहरीर, तकरीर और जो है तहरीर और तकरीर कर सकते हैं, पब्लिकेशन कर सकते हैं, और तमाम वो चीज़ें जो आइन के अंदर हैं शहरियों की हैसियत से उन्हें अता कर दी गई हैं। तमाम जमहूरी ममालिक में बुनियादी हुकूक अता किए गए हैं। ये आर्टिकल 4 और 27 के मुताबिक हैं। कि तमाम जमहूरी रियासतों में बुनियादी हुकूक दिए जाते हैं और इसमें कानून की हाकमियत के तहत बुनियादी हुकूक अता कर दिए गए, बिला इम्तियाज़ कर दिए गए, तमाम शहरियों को कर दिए गए कि तमाम शहरी को हक़ पैदाइश, हक़ रोज़गार, हक़ माश, माशी जदोजहद जायज़ तरीक़ों से करने की इजाज़त होगी, और इलाज मालिये का हक़ होगा, हक़ तालीम होगा, और तख्लिये का हक़ होगा, प्राइवेसी। तो गोया ये तमाम हुकूक आर्टिकल्स के तहत इसे आइन में ही तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया, तो कानून की हाकमियत मुकम्मल तौर पर राइज कर दी गई। एकरी शहरियत, वाहिद शहरियत, पाकिस्तान में एक ही तरह की शहरियत रखी गई है। यह आर्टिकल 223 के मुताबिक ये तरीक़ाकार वज़े किया गया है कि वाहिद शहरियत होगी, एकरी शहरियत होगी। आम तौर पर जमहूरी ममालिक में और वेस्टर्न दुनिया में दोहरी शहरियत का निज़ाम राइज है। मुमलकत में दो तरह की शहरी होते हैं, एक वो जो पैदाइशी शहरी होते हैं, नेचुरल सिटीज़न होते हैं, और एक वो जो बने हुए या बनाए गए शहरी होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इसके बरक्स दोहरी शहरियत के बजाय एकरी शहरियत, वाहिद शहरियत का तरीक़ाकार वज़े किया गया, राइज किया गया कि जो आर्टिकल 223 के मुताबिक है। इसके बाद पाकिस्तान एक मुकम्मल फलाई रियासत होगा। फलाई रियासत का तस्वर दिया गया, ये इससे पहले वाले कॉन्स्टिट्यूशन में भी मौजूद था, फलाई रियासत। लेकिन 8वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान एक मुकम्मल इस्लामी फलाई रियासत बन गया, जिसके मुताबिक तमाम शहरियों को बिला इम्तियाज़ मराहत व हुकूक हासिल होंगे और बाकायदा से बैतुल माल, ज़कात, उशर और दूसरे महकमे कायम किए गए, जिनमें से बेवाएँ, यतीम, मसाकीन और नादारों की इमदाद की जाए। नज़रिया पाकिस्तान में भी डॉक्टर इकबाल ने ये फरमाया था कि हिंदुस्तान की गुर्बत का वाहिद हल इस्लामी निज़ाम मैशियत है, जिससे हर शख्स का हक़ माश और हक़ रोज़गार महफूज हो जाएगा
और कोई शख्स भी भूख और अफलास से नहीं मरेगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल सिस्टम, उसमें भी एक मुकम्मल फलाई रियासत जो है वो कायम की गई ताकि बेवाओं को, नादारों को, मसाकीन को, यतीमों की माली इमदाद की जाए, यानी एक कॉमन मैन की तनख्वाह के बराबर उन यतीमों मसाकीन को दिया जाए, वजीफ़ा वज़ाइफ में कर दिए जाएँ ताकि वो बेहतर तौर पर बेवाएँ और बच्चे गुज़र-औक़ात कर सकें, ताकि समाजी व अखलाकी बुराइयाँ पैदा न हों। उसी कंसेप्ट को 8वीं तरमीम के बाद फलाई रियासत में 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक रखा गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएंगे, कौमी व सरकारी ज़बान। पाकिस्तान की उर्दू कौमी व सरकारी ज़बान होगी। आर्टिकल 28 और 251 के मुताबिक अंग्रेजी ज़बान दफ्तरों में राइज रहेगी जब तक के उर्दू ज़बान उसकी जगह नहीं ले लेती, और उसके लिए 10 साल का अरसा मुकर्रर किया गया कि 10 साल बाद उर्दू ज़बान कौमी व सरकारी ज़बान बन जाएगी, और जब तक अंग्रेज़ी ज़बान नाफिज रहेगी। लेकिन फिर इसमें तरमीम करके मज़ीद 10-10 साल का इजाफा होता रहा, और अब तक उर्दू ज़ुबान मुकम्मल तौर पर कौमी व सरकारी ज़बान नहीं बन सकी। कौमी व सरकारी ज़बान वो होती है जो लिखी भी जाए, पढ़ी भी जाए और बोली भी जाए, लेकिन पाकिस्तान में कौमी व सरकारी ज़बान उर्दू जो है वो सिर्फ राब्ते की ज़बान बनकर रह गई है, और दोनों तमाम जो इकाइयाँ हैं इनके अंदर राब्ते की ज़बान का ये किरदार अदा करती है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो दारुल हुकूमत है। 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत होगा, और ये सदर मकाम भी होगा, और कौमी असम्बली का भी सदर मकाम होगा। इस दारुल हुकूमत एक ही करार दे दिया गया, क्योंकि 62 के आइन के मुताबिक कराची से पहले दारुल हुकूमत से इस्लामाबाद दारुल हुकूमत मुंतकिल कर दिया गया था, जो दफाई अहमियत की पेश नज़र किया गया था, और वो दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को ही करार पाया गया। और जो इसके इलाके हैं वो मैंने आपको बताए थे, जितने भी इलाके हैं वो आर्टिकल 1 के तहत ये बयान कर दिए गए कि इन इलाकों पर जो है वो आइन नाफिज़ अमल होगा और पाकिस्तान के ये इलाके होंगे। इसके बाद 8वीं तरमीम आती है, जिसने आइन की शेप को चेंज किया, जिसने आइन के होलिये को बदली किया, जिसने औरत को मर्द के कपड़े पहना दिए, जिसने वज़ीर आज़म और सदर के माबैन जो ताल्लुकात, जो इख्तियारात, उसकी वजाहत और सिराहत कर दी, जिसने पाकिस्तान को एक मुकम्मल इस्लामी ममलकत करार दिया, जिसने पाकिस्तान के दोनों ऐवानों को बराबर ला खड़ा किया, और जिसमें एक बाकायदा तौर पर पाकिस्तान एक मुकम्मल फलाई इस्लामी रियासत बन गया, और जिसके तहत करारदाद मकासिद, जो नज़रिया पाकिस्तान की असास थी, पाकिस्तान की बुनियाद थी, उसको आइन का नाफिज़ अमल हिस्सा करार दे दिया गया। 8वीं तरमीम बहाली आइन 1985 के मुताबिक सदर और वज़ीर आज़म के इख्तियारात के दरमियान बज़ाहिर तवाज़ुन पैदा कर दिया गया, लेकिन
बाकायदा से सदर ममलकत के ओहदे को ज़्यादा इख्तियारात दिए गए। कोई भी कानूनी बिल, कोई भी कानूनी मसवदा सदर ममलकत की मंजूरी के बगैर आइन का हिस्सा नहीं बन सकता, कोई तरमीम नहीं हो सकती। और दोनों ऐवान 73 तो 8वीं तरमीम के बाद आइन की शेप में तब्दीली आ गई, बदल गया और उसके बाद जो है इख्तियारात सदर और वज़ीर आज़म के दरमियान जो तवाज़ुन पैदा हो गया। 8वीं तरमीम के मुताबिक 1985 बहाली आइन के मुताबिक रेफरेंडम का तरीक़ाकार वज़ा किया गया कि जो सदर ममलकत के लिए जो रेफरेंडम कराया गया कि सदर ममलकत चाहे तो किसी भी मामले में रेफरेंडम करा सकते हैं, तो सदारती हुक्मनामे के मुताबिक रेफरेंडम कराया गया। ये पॉइंट 25। तो रेफरेंडम के जरिए ही सदर ममलकत जो है जनरल ज़ियाउल हक साहब ने अपने आप को जो है सदर ममलकत के तौर पर जो है आवाम से मुंतखब कराया। आवाम ने उन्हें वोट देकर जो है उस रेफरेंडम के जरिए 8वीं तरमीम के जरिए उन्हें कबूल किया, उनका इंतखाब किया, उन्हें मुंतखब किया। 8वीं तरमीम के तहत और उससे पहले भी सदर पाकिस्तान ने शरीयत कवानीन का नफाज किया और शरीयत ऑर्डिनेंस का नफाज जो 79 से 88 के दौरान शरीयत बिल, हुदूद ऑर्डिनेंस और ये तमाम कवानीन जो है नाफिज कर दिए गए, शरीयत कोड कायम कर दिए गए और इस तरह से पाकिस्तान एक मुकम्मल फलाही और इस्लामी रियासत बन गया। इस्लामी की में दी गई वज़ा कर दी जो वज़ा करदा सजाएं हैं, जो वज़ा करदा सजा जुर्मों का बयान है, जराइम हैं और सजाओं का जजा का सजा का तयन है, वो बाकायदा से नफाज कर दिए गए। लोगों को जो है उन जराइम में इस्लामी कानून के मुताबिक कोड़े मारे गए, संसार करने का हुक्म कर दिया गया और फिर इसके साथ साथ शरीयत कोर्ट्स भी कायम कर दिए गए ताकि जो है पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर इस्लामी शरीयत नाफिज कर दी जाए। और इस्लामी शरीयत के 73 की 8वीं तरमीम के मुताबिक पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर इस्लामी शरीयत नाफिज कर दी गई और इस्लामी शरीयत के बाद जो पाकिस्तान एक मुकम्मल इस्लामी फलाही रियासत बन गई। तो गोया 73 के आइन, नजरियाती असास, नजरिया पाकिस्तान और इस्लाम के सुनहरे उसूलों के मुताबिक जिसके लिए हिंदुस्तान के मुसलमानों ने 100 साल तक जदोजहद की और फिर एक ममलकत इस्लामी कवानीन को नाफिज करने के लिए मुकम्मल तौर पर इस्लामी रियासत के लिए जो कवानीन बनाए गए थे, जो नजरिया था उसको तकमील हुई। असास करारदाद मकासद थी उसका और उस करारदाद के मुताबिक इसको नाफिज अमल कर दिया गया और इस तरह से पाकिस्तान एक मुकम्मल इस्लामी फलाही रियासत बन गया। और ताकि जो 7 साल लोगों की जदोजहद थी, जो 7 साल कुर्बानियाँ थी कि इस्लामी निज़ाम, इस्लामी रियासत का क़याम हो, वो अमली तौर पर कायम हुआ। नजरिया पाकिस्तान कायम रहा। नजरिया वो मुकद्दम होता है जिसे बड़ी अहमियत हासिल होती है और उसी नजरिए के मुताबिक ममलकत में जो है वो कानून बनाए जाते हैं, कानून साजी की जाती है और पाकिस्तान में इस्लामी कानून साजी कर दी गई। इस तरह से इसका महासिल ये हुआ कि इस्लाम जो सबर पाकिस्तान था उसके लिए 8वीं तरमीम के मुताबिक और 73 के आने के मुताबिक वो मुकम्मल हो गया। थैंक यू वेरी मच।